निफ्टी ने बनाया है नया रिकॉर्ड। जी हां, इतिहास में पहली बार 25,000 के पार। 25 है बड़ा स्पेशल, मौका है स्पेशल, लेवल है स्पेशल और बाजार का मूड माहौल भी है बेहद स्पेशल। तो क्यों ना एक ऐसा शो किया जाए एक स्पेशल मेहमान के साथ जो आपको बताए कि 25,000 के बाद क्या अब भी मौके हैं पैसा बनाने के। तेजी है तो कितनी और कितनी बड़ी और कितनी लंबी, और कहाँ पर आपकी बनेगी वेल्थ। और इसके लिए उस स्पेशल मेहमान को कुछ ना कुछ स्पेशल क्वालिटीज़ होना भी बहुत ज़रूरी है। तो आइए पहले मैं उनकी कुछ क्वालिटीज़ आपके सामने रखूं। हम मुलाकात करेंगे प्राइम सिक्योरिटीज़ के ग्रुप सीईओ और मैनेजिंग डायरेक्टर एन जय कुमार साहब का, जिन्होंने करीबन 7 साल बिताए हैं सिटी बैंक में और सिटी ग्रुप में। अलग अलग पोस्ट पर उन्होंने 1985 से लेकर 1992 तक काम किया है। और जब ये काम किया तो उन्होंने सारे मनी मार्केट ले लीजिए, ट्रेजरी ले लीजिए, मर्चेंट बैंकिंग ले लीजिए, कॉर्पोरेट फाइनेंस ले लीजिए, फाइनेंस कंट्रोल वाला काम ले लीजिए, ये सारे काम सिटी ग्रुप जैसी बड़ी संस्था में किए। और उसके बाद 1992-93 से उन्होंने अपनी कंपनी प्राइम सिक्योरिटीज़ के सीईओ और एमडी के तौर पर ऐसे कंपनी को आगे बढ़ाया है। जो दो बेस्ट क्वालिफिकेशन का एक कॉम्बिनेशन हो सकता है हिंदुस्तान में। अगर आप कहते हैं कि स्कॉलर कौन है पढ़ाई में, तो वो जो दो सबसे बढ़िया क्वालिफिकेशन मानी जाती है और उसका कॉम्बिनेशन आप आईआईटी कर लें, आईआईएम कर लें, और वो भी टॉप क्लास इंस्टीट्यूट से। तो आईआईटी दिल्ली से आपने बीटेक में मैकेनिकल की डिग्री हासिल की है और आईआईएम अहमदाबाद। अब इससे बढ़िया क्या हो सकता था। ऐसे एन जय कुमार साहब हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है, धन्यवाद समय देने के लिए, स्टूडियो में आने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे इतनी ऊंची मतलब जो आपने मैंने कुछ नहीं किया सर, जो आपने किया वही बताया मैंने। और लंबे समय से हमारी मुलाकात ड्यू थी, लेकिन आज आपने समय दिया और आप आए सर। थैंक यू सो मच, वेरी ग्रेट। आपसे बहुत सारी बातें करनी है। स्पेशली पहले आपको बधाई देना चाहता हूँ। मैंने इसी मौके के लिए आपको बचा के रखा था। मैंने कहा जिस दिन 25,000 होगा ना, जय सर को मैं बुला के लाऊंगा और निफ्टी मार्केट 25,000 अपने आप में एक माइलस्टोन है, बड़ा लेवल, अच्छा लगता है सुनने में। क्या मायने है, आप इस 25,000 में क्या देखते हैं? एक्चुअली 25,000 हमको ये याद दिलाता है कि हम इंडिया में हैं, एक बुल मार्केट में हैं। और ये आपने वो कौन बनेगा करोड़पति तो देखा ही होगा कि एक और पड़ाव है ये। मतलब एक पड़ाव से जो हम चलते हैं, माइलस्टोन जिसे बोलते हैं, तो ये एक पड़ाव है। ये अपने पहला पड़ाव पार कर चुके हैं, अब दूसरा है। अब ये दूसरा या तीसरा वो तो मतलब बिल्कुल वो तो समय बताएगा। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि लंबे सफ़र में ऐसे जो माइलस्टोन्स हैं हमको ये याद दिलाते हैं कि हमको एक लंबा सफ़र तय करना है। ऐसा नहीं कि 25,000 टच करके वो सडनली इंडेक्स 10% नीचे गिर गया, या 25,000 टच करके सब पैनिक में कोई बेच रहा है। कोई बहुत कामली आया है 25,000। जो लेवल्स बड़े शांत और ऐसे स्वभाव से आते हैं, ये जल्दी करेक्ट नहीं करते यहाँ से। मतलब ये एक मेरे हिसाब से एक लंबे सफ़र में एक छोटा सा माइलस्टोन है। 25 कहने के लिए तो बहुत बड़ा है, क्वार्टर सेंचुरी, सिल्वर जुबली, ये सब बोल सकते हैं। लेकिन मैं ये याद दिलाना चाहता हूँ लोगों को कि जो इंडिया के जो चेंजेस हुए हैं, इंडिया इज ऑलवेज बीन अ बिग कंट्री विद ह्यूज नंबर ऑफ पीपल, पॉपुलेशन हमारे फेवर में है। और हर एफर्ट है जो गवर्नमेंट का कि जैसे ये बजट में आपने देखा होगा कि फर्स्ट टाइम एम्प्लॉयज़ को कुछ कंसेशंस दे रहे हैं। बट एम्प्लॉयमेंट इज़ अ बिग दिस थिंग इज़ अ बिग चैलेंज फॉर इंडिया। तो उस चैलेंज को मद्देनज़र रखते हुए इन्होंने मतलब कंसेशंस दिए हैं। तो मेरे हिसाब से इंक्लूसिव ग्रोथ है। लंबे सफ़र में यू कांट से कि मैं ही भागता चला जाऊंगा और बाकी कोई नहीं रहेगा। तो ठीक है, टैक्सेशन का थोड़ा चर्चा तो बहुत सारा हुआ है एंड इंक्रीज़ हुई है। एक्चुअली नॉर्मली अगर आप देखोगे लास्ट 35 ईयर्स में 35 साल के मेरा तजुर्बा ये बोलता है कि कोई भी बजट में अगर टैक्सेशन कुछ भी कहीं भी थोड़ा भी अगर ऊपर चला जाए तो मार्केट करेक्ट्स वेरी शार्पली, बिकॉज टैक्सेशन इज द फर्स्ट थिंग दैट पीपल अंडरस्टैंड। ये बजट में लॉन्ग टर्म भी बढ़ा दिया, शॉर्ट टर्म भी बढ़ा दिया, एसटीडी भी बढ़ा दिया, F&O के ऊपर भी मतलब अंकुश और पाबंदी की बात हो गई। तो ऐसे माहौल में मार्केट फिर भी चल रहा है। मतलब मार्केट की जो अंदर की जो सहनशीलता है, क्षमता बोलते हैं, कुछ ज़्यादा ही है। नहीं तो सर इसी पे मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि इलेक्शन का रिजल्ट वैसा नहीं आया जैसा आना चाहिए था। राइट। बजट वैसा नहीं आया जैसा शायद मार्केट वाले लोग ज़्यादा सोच रहे होंगे। तो ये मार्केट का कॉन्फिडेंस है, और कॉन्फिडेंस है या कॉम्प्लिसेंसी है?
मतलब अंग्रेजी में एक फ्रेज है एको चेम्बर, जो मुझे हिंदी में एग्जैक्ट उसका मैं हमारे दर्शकों को बताऊं, जय कुमार सर को सुनना होना, एक्चुअली सही सुनने का मजा इंग्लिश में है। नहीं, इंग्लिश में आपकी जो ग्रिप है और जो ओरिजिनल थॉट्स आते हैं, जैसे हम इंग्लिश बोलते हैं तो हम सोच सोच के बोलते हैं, वैसे आपको हिंदी थोड़ा सोच के बोलना पड़ता है। बिल्कुल सही, लेकिन कोशिश तो करनी चाहिए। एब्सोल्युटली, नहीं उसके लिए फुल मार्क्स एंड उसके लिए मतलब सो मेरे हिसाब से जो एको चेम्बर है, मतलब जो मार्केट पार्टिसिपेंट्स है, बड़ा क्लोज निट काइंड ऑफ ग्रुप है। वही ग्रुप को रोज 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 सुनो तो तुमको लगता है यार टैक्सेशन नहीं बढ़ना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए, हमारे ऊपर अन्याय हो रहा है, अत्याचार हो रहा है। कहाँ का अत्याचार, कहाँ का अन्याय? मार्केट वाले मतलब दे आर ब्लेस्ड, खुशकिस्मत हैं कि इतना पैसा बन रहा है उनका। थोड़ा अगर देना पड़े इंक्लूसिव ग्रोथ में तो दे दिया। ठीक बात है। Actually speaking, taxation is not the way forward, and I'm hoping कि government doesn't extend this to say कि एक बार बढ़ा दिया, मार्केट नहीं कर रहा, because government can come back and say हमने टैक्सेशन बढ़ाया था लेकिन उसका कॉन्टेक्स्ट दिया था तो मार्केट तो घटा नहीं, तो तुम क्यों कंप्लेन कर रहे हो? एक्चुअली कंप्लेन वाली बातें मेरे हिसाब से मार्केट का एक गवर्नमेंट को एक सिग्नलिंग देना था, स्पेशली दिस काइंड ऑफ अ कोलिशन गवर्नमेंट, इफ यू वुड, कि दिस इज समथिंग दैट वी आर इंक्लूडिंग एवरीबडी, कि ये सिर्फ मतलब तुम साउथ बॉम्बे, साउथ दिल्ली, साउथ बैंगलोर वालों के लिए नहीं है, दिस इज अ मार्केट फॉर अ मच लार्जर ग्रुप। तो इसमें थोड़ा देना पड़े तो देना पड़े। तो एक्स्ट्रा यहाँ से नागपुर जाते हो तो रोड्स आर फैंटास्टिक, टोल थोड़ा बढ़ गया, 1000 का 1500 हो गया तो ठीक है। सो आई थिंक उस कॉन्टेक्स्ट में अगर आप लो एंड ये देखो कि मेरा कोई भी इन्वेस्टमेंट डिसीजन ये 2.5% या 5% पे निर्भर नहीं है, तो फिर मैं ये बोलता हूँ कि यू विल टेक अ मच बिगर व्यू। एक SIP हमने इंट्रोड्यूस करके बहुत अच्छा किया कि कोई मार्केट को टाइम नहीं कर सकता है। तो एवरी मंथ जो नए एम्प्लॉयज हैं, एंड इंडिया स्ट्रेंथ इज इट्स यंगर पॉपुलेशन, तो यंगर पॉपुलेशन को घर खरीदना ये सब वो उतना इंटरेस्ट नहीं है जितना ये है कि थोड़ा सेविंग्स कर ले, इक्विटी मार्केट्स एवरीबडी सीज इट, स्टार्टअप में है, yes. तो सब पैसा डालना चाहिए। और उसका जो है प्रभाव जो है, 5 साल पहले 3% था हाउस होल्ड सेविंग्स का, 3% मार्केट में आता था जी। अभी 5% हुआ है। मोस्ट इंटरनेशनल कंट्रीज आर एट 15 to 20%। हम तो अभी बहुत दूर हैं। वही बोल रहा हूँ, तो सफर लंबा है। अपनी मतलब जो नजर और जो है मतलब वी मस्ट हैव फॉर 3-5 years। तो 25,000 ठीक है, अपने मतलब एक नंबर देखो तो ठीक है, इट्स गुड, बट आई थिंक इट इज नॉट द एंड इन एनी मींस। यहाँ से हम दिल्ली जा रहे हैं तो जैसे वही मार्केट की जर्नी है, सो 25,000 का लेवल कहाँ तक पहुँचे हम? सूरत, बड़ौदा, मैं बॉम्बे के उसमें आपको बताता हूँ। बॉम्बे बता दीजिए। यहाँ से चर्च गेट से बोरीवली जाना है जी, तो मेरे हिसाब से ग्रांट रोड तक पहुँचे हो। ओह, तो मैं बता दूँ फिर जो बॉम्बे के बाहर के लोग हैं जो नहीं समझते हो लोकल ट्रेन के रूट, तो सर ये बता रहे हैं मुश्किल से 10-15% हम अभी यात्रा तय की, अभी 80-85% जर्नी मार्केट की बाकी है। और कुर्सी की पेटी बांध के रखिएगा मजबूती से। आपको मैंने कई फोरम में सुना है सर, कई जगह आपने कॉन्फ्रेंसेस में आपने, जबकि आपका बैकग्राउंड पूरा फॉरेन बैंक्स का है ना, आपका बैकग्राउंड पूरा इंस्टीट्यूशंस, बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस के साथ डील करने का प्राइम है, लेकिन आपकी गजब की ग्रिप है रिटेल पर, और रिटेल इन्वेस्टर्स का इस बार जो रुझान मार्केट में आया उसको लेकर आप बहुत ही बोल्ड और एग्रेसिव स्टैंड रखें कि नहीं ये सही है। क्या लगता है इस बार क्या बदला है ऐसा रिटेल में? मैं सिर्फ उदाहरण इस तरीके का दूंगा कि 1980 से लेके 2020 तक जो USA में हुआ है, पेंशन प्लान 401k प्लान बोलते हैं, और इंडिविजुअल पैसा आया है, 30-40 साल की तेजी में चली है, क्योंकि अल्टीमेटली इंडिविजुअल पैसा आया है, इंडिविजुअल सेविंग्स, एंड एज द पॉपुलेशन गेट्स यंगर वर्ल्ड वाइड, अगर आप देखोगे जो और एग्जांपल मैं ऐसे वॉरेन बफेट का भी दूंगा, जैसे उनको 60 साल की उम्र में उनका नेटवर्थ वाज 1 बिलियन, 90 साल की उम्र में उनका नेटवर्थ इज क्लोज टू 100 बिलियन और मोर देन दैट। तो बहुत कुछ एक्सपीरियंस से हुआ है, लेकिन उनका जो पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन था और जो पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन इस जनरेशन का है बहुत अलग है। पीपल आर मोर इन द मार्केट्स देन एवर बिफोर, पीपल आर कीन टू इन्वेस्ट। तो फर्स्ट टाइम इंडिया में देखते हैं कि जो USA में, जो जापान में वगैरह हुआ है, कि रिटेल पैसा एक्चुअली आ रहा है जो FII से कई गुना ज्यादा है। कई गुना मतलब आज पहले में नहीं, कई गुना ज्यादा है। हाँ, कई गुना ज्यादा है। और ये अगर जैसे खून की लत लग जाए जैसे, तो इसको थोड़ा मजा आने लगा है कि रिटेल में हर डिप में खरीदो,
तो पैसा बनता है। हाँ। यस, आई ऑल्सो अग्री कि एक्सेसेस है मार्केट में, पॉकेट्स में, यू नो, जो बिल्कुल जैसे वो बोलते हैं यूफोरिया आ जाना, वो है बिल्कुल, लेकिन जो डायरेक्शन है ऊपर की तरफ है। और मार्केट ऐसा कोई भी काम नहीं कर रहा है जिससे ये बोल सकते हैं कि मार्केट पागल हो गया है, कि मार्केट बिना समझ के कर रहा है। क्यों? क्योंकि आप ओवर ओन स्टॉक देख लीजिए, जैसे बड़े सारे प्राइवेट सेक्टर बैंक्स हो, एफएमसीजी, इन्होंने 5 साल में कोई रिटर्न ही नहीं दिया। द नंबर 1 प्राइवेट सेक्टर बैंक इन इंडिया लास्ट 7-8 years में हैज नॉट बीटन द निफ्टी रिटर्न्स। करेक्ट। तो कहाँ यूफोरिया कहाँ है? तो यूफोरिया कहाँ है? इंडेक्स का पीई आप देख लो, 21-22 का पीई है इंडेक्स का। ट्रू। बट जो फ्लोट कम हो और पार्टिसिपेशन ज्यादा हो, पागलपन तो होगा। सही बात। तो पागलपन का ये डजंट मीन कि पूरा मार्केट पागलपन के मतलब वो दौर में उलझा हुआ, ऐसा नहीं है। मार्केट मेरे हिसाब से ऑन इट्स ओन इज सेंसिबल। मार्केट इज अ स्लेव, मतलब मार्केट ये चाहता है कि जहाँ ग्रोथ हो वहाँ मेरा पैसा जाए। ट्रू। और ग्रोथ के लिए दे आर विलिंग टू पे एनी अमाउंट। तो जहाँ ग्रोथ देखो तुम, तो 2010 से लेकर 2020 कंज्यूमर का ग्रोथ था। राइट। 2010 से 2020 से 30 is the industrial as in the इंडस्ट्रियल। मैन्युफैक्चरिंग एंड इंडस्ट्रियल। तो उसमें क्या है, इस दौरान सीमेंस का रिजल्ट 3-4 गुना हो चुका है, स्टॉक भी 3-4 गुना हो चुका है। पहले भी 100 पी था, आज भी 100 पी है। तो इसमें उसमें अगर आप तब पागलपन नहीं बोले तो आज क्यों बोलेंगे पागलपन है? ठीक बात है। और उस टाइम क्या हुआ था, ये रिटेल का दौर था, HDFC चलता था, बजाज चलते थे, अभी REC चलता है, PFC चलता है। Correct. उनका कोई रिटेल से लेना देना नहीं है, वो तो इंडस्ट्रियल ग्रोथ के बेसिस में वो लोग करें। तो मार्केट का थिंकिंग ये है कि जहाँ पोर्टफोलियो या की बढ़ोतरी हो रही है उस सेक्टर में ज़्यादा अगर बैक करो तो दे आर पेइंग फॉर ग्रोथ। एंड ये बिल्कुल मत भूलिएगा कि मार्केट इज़ नॉट इरेशनल, मार्केट इज़ पेइंग फॉर ग्रोथ। लेकिन ग्रोथ में FMCG 3-5% आज ग्रोथ है, कल 10-12% पे आप उसको 60-70 पी देते थे। करेक्ट। तो आज इंडस्ट्रियल ग्रोथ वो है तो आप क्यों नहीं दोगे वो पी? तो बात है। कहने के लिए तो ये पैरेलल्स हैं। और जहाँ ओवर ओन्ड है, मतलब जहाँ जनता खड़ी है, सबको पैसा तो नहीं बन सकता किसी सब, राइट। तो वहाँ पैसे नहीं बन रहे हैं। तो फॉरेनर्स का पोर्टफोलियो इंडिया में 60% इज इन द ओवर ओन्ड स्पेसेस। टेक्नोलॉजी देख लो जहाँ चैलेंजेस हैं, फाइनेंशियल्स देख लो वहाँ चैलेंजेस है, FMCG देख लो वहाँ चैलेंज है, कैपिटल अपना इंडस्ट्रियल्स में है इतना नहीं है, न्यू एज कंपनीज में है इतना नहीं है। तो आई थिंक द मूड इज यू हैव टू आइडेंटिफाई। तो अभी भी रिसर्च का ये नहीं कि इंपॉर्टेंस नहीं है, लेकिन यू हैव टू डू रिसर्च टू फिगर आउट वेयर द अपॉर्चुनिटीज फॉर ग्रोथ आर, और जहाँ ओनरशिप कम हो। तो आपको सर इंडिया में कहाँ ग्रोथ होती दिख रही है? जब अगर इतना बड़ा और लंबा बुल रन चलना है इंडिया में, हाँ। तो क्या क्या चलेगा और इसकी लीडरशिप कहाँ होंगी? सो आई थिंक अगर आप देखोगे रोटी कपड़ा मकान के बाद पीपल से डेटा, डेटा का एक मतलब, नाउ डेटा मीन्स एवरीथिंग लिंक टू टेलीफोनी, एवरीथिंग लिंक टू द इंफ्रास्ट्रक्चर। तो ऑब्वियसली इंडस्ट्रीज आपको सिर्फ 3 प्लेयर्स ही रह गए हैं, बड़े प्लेयर्स, बाकी सब कंसोलिडेट हो गए। तो सबसे पहले तो आप प्राइसिंग पावर ये देखो कि जिस इंडस्ट्री में कंसोलिडेशन हो चुका है, प्लेयर्स कम हो चुके हैं, वो प्लेयर्स अब को एग्जिस्ट करके रहेंगे। हाँ। ये वही वाली बात होगी कि 3 शेर हैं जंगल में, तो अपना टेरिटरी इलाका बांट लिया है, बस बांट लिया। करेक्ट। अब थोड़ा कंपिटिटिव रहेगा, जहाँ ओवरलैप रहेगा, बट इन सबको इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए। सो टेलीकॉम इंफ्रास्ट्रक्चर, डेटा इंफ्रास्ट्रक्चर, डेटा सेंटर्स, ये बहुत बड़ा थीम बनेगा। और इसके लिए यहाँ ग्रोथ दिखेगी और लोग पे करेंगे। इसमें क्या चैलेंज था पहले कि एक प्लेयर वीक था टेलीकॉम में, तो जो इंफ्रास्ट्रक्चर प्लेयर्स थे उनको लग रहा था पैसा आएगा नहीं, अगर ये डूब जाए तो क्या होगा। आज वो डर निकल गया है। करेक्ट। So this is one big space, I will say. The second big space is pharmaceuticals, because India is the pharmaceutical capital of the world in terms of production. फार्मा में तो मुझे ध्यान है सर, सबसे पहले आप बहुत ही पहले काफ़ी जल्दी बुलिश हो गए थे। उस समय तो सब कंपनियों के रिजल्ट खराब आ रहे थे, अमेरिका को लेके सबको डर लगता था कि इनका काम ही नहीं हो रहा है। कि क्या क्या आपने ऐसा देखा है और अब क्या दिख रहा है? So हम लोगों को मतलब ऑलमोस्ट 18 मंथ से हम लोग बुलिश हैं, क्योंकि 2 चीज़ें हम देख रहे थे कि अमेरिका में हाई इंटरेस्ट रेट्स के कारण क्या हुआ। लोगों को लगा कि हाई इंटरेस्ट रेट्स हैं, बड़ी कंपनियों को तो फर्क नहीं पड़ा, लेकिन बड़ी कंपनियां फार्मा में भी पेटेंट्स में हैं, पेटेंटेड प्रोडक्ट्स में। जो छोटी कंपनियां हैं वो मार्केट से बोरो करती थी, अगर गवर्नमेंट वहाँ 5% से बोरो कर रही है तो ये 10% पे कर रहे थे। ये 8 से 10 कंपनियां जेनेरिक्स के, जेनेरिक्स मतलब जो पेटेंटेड प्रोडक्ट्स नहीं है, ऑफ पेटेंट है, विच एंड मच चीपर। दीज प्रोडक्ट्स were manufactured by a lot of American companies, जो बंद हो गई। 6 से 8 कंपनियां बंद हो गई, तो इंडिया का जो मैन्युफैक्चरिंग एडवांटेज था
उससे और ज़्यादा वो हुआ, जिसमें द इंडिकेटर वॉज कि प्राइसिंग प्रेशर कम हुआ। पहला 1-2 क्वार्टर था, ऑलमोस्ट 6 क्वार्टर्स 8 क्वार्टर्स अगो, कि प्राइसिंग प्रेशर स्टेबलाइज होने लगे कि इससे ज़्यादा भाव घटेंगे नहीं। करेक्ट। सेकेंड, अमेरिका स्टार्टेड प्रोड्यूसिंग अ रिपोर्ट विच सेज कि कितने ड्रग्स की शॉर्टेजेस हैं, और उसमें 50-100 से शुरू हुआ, लास्ट क्वार्टर में 350 ड्रग्स की शॉर्टेज। तो इसमें थर्ड थिंग आप देखिए, जो इंश्योरेंस कंपनीज हैं वहाँ पर तो दे पे यू फॉर द मेडिकल इंश्योरेंस, दे स्टार्टेड पुशिंग पीपल टू टेक जेनेरिक्स बिकॉज 9 out of 10 प्रोडक्ट्स इन अमेरिका बॉट बाय नंबर्स आर जेनेरिक प्रोडक्ट्स, क्योंकि पेटेंटेड प्रोडक्ट्स आर एक्सपेंसिव, महंगे हैं, इंश्योरेंस डोंट वांट टू पे फॉर दैट। राइट। तो उन्होंने ये अपने लोगों को ये मतलब पुश करना चाहा कि आप जेनेरिक्स की तरफ जाइए। तो एक तो जेनेरिक्स का डिमांड, इंडिया का वो, एंड हाई इंटरेस्ट रेट्स बिकेम इंडियाज, बिकॉज हमारे बैलेंस शीट्स यहाँ पर सारे अच्छे थे, सब कैश पॉजिटिव हैं, क्या कैश पॉजिटिव, डीलेवरेज्ड हैं, बायबैक्स अनाउंस कर रहे हैं अभी। राइट। तो ऐसे माहौल में वहाँ कंपनियां बंद हो रही हैं, तो हमारा यहाँ पर वो रनवे। अभी भी बुलिश हैं आप फार्मा पे? मेरे को लगता है फार्मा में क्यों बुलिश है, एक लास्ट पॉइंट, इंडेक्स का वेटेज 6% भी नहीं है। इंडेक्स में फार्मा का वेट 6% भी नहीं है, ओनरशिप लेवल भी कम है, और वो 6% में एक कंपनी सन फार्मा का 2/3 वेट है। तो बाकी कंपनियों को कोई वेटेज ही नहीं है। अच्छा, तो एक डेटा से रिलेटेड बताया, एक फार्मा, और क्या थीम्स है? कुछ आपने ई कॉमर्स कंपनियों की भी बात की, क्या आपको लगता है अभी भी वहाँ मौके हैं? उसमें एक्चुअली वैल्यूएशंस ऑलरेडी बहुत पहले ऊपर हो चुके हैं फॉर 2 रीजंस। जब ये लोग आईपीओ आए थे, अदर देन आई थिंक पेटीएम जो काफ़ी घटा था, बाकी इतने घट भी नहीं पाए, घटे फिर बाउंस किए। इनका प्राइवेट इक्विटी से लेना देना काफ़ी रहता है, बिकॉज ओनर्स आर लॉट ऑफ प्राइवेट इक्विटी ओनर्स। द गुड थिंग देयर इज ई-कॉमर्स के businesses have grown, the platforms have grown and some have started showing break even. तो मार्केट का ये व्यू है कि अगर ग्रोथ से ब्रेक इवन आ रहा है, तो क्या ये ग्रोथ अगर कंटिन्यू करके प्रॉफिट्स बनेंगे, ये थीसिस है। तो मेरे हिसाब से ये स्पेस देखना चाहिए। वैल्यूएशंस थोड़े महंगे हैं, बट ये स्पेस देखना चाहिए। और इस स्पेस में जो मुनाफा बना रही है वही ई कॉमर्स कंपनियां ले रही, लॉस मेकिंग वाली नहीं। बिकॉज मेरे को लग रहा है कि लॉस मेकिंग वाले, आपने जैसे फार्म इजी था, अनलिस्टेड है, तो मैं बात कर सकता हूँ, 135 तक इसका मार्केट में रेट चला। 100 रुपए में ये लोग पब्लिक इशू करना चाहते थे, फाइनली राइट्स इशू किया 2 रुपए, 5 या 4 रुपए पे, जो भी। तो ये है, तो इसमें सर्वाइवल यानी कि जिएंगे या मरेंगे, इस चीज का बहुत बड़ा बहस होता है। सो सबसे पहले ये जीना या मरना पहले डिसाइड कर लो, उसके बाद। सो जो लिस्टेड कंपनियां हैं उसमें 1-2 कंपनियों ने एक्चुअली मुनाफा दिखाना चालू किया है, और मेरे हिसाब से वहां पर ग्रोथ स्टिल कंटिन्यूस। प्राइसिंग प्रेशर्स में भी देयर, इंडियंस लव डील्स, और एक साइट क्लिक करके अगर आप 4 और साइट में अगर आपको कम, तो आपका कोई लॉयल्टी नाम का चीज़ रहता है, तो यू विल गो टू द लोएस्ट प्राइस थिंग। सो दैट इज अनदर पॉसिबिलिटी। द अदर एक छोटा सा थीम है, बट उसमें मैं उसका चर्चा करना चाहूँगा, विच इज़ रिन्यूएबल्स एंड यू नो दिस इज वेस्ट रिकवरी एक्सेट्रा। ओके। सो इसमें एनीथिंग टू डू विथ सस्टेनेबिलिटी, ESG थीम चला था, बट इन्वेस्टमेंट्स आर टू हाई। लेकिन जो फॉर इंस्टेंस बैटरी से, यू नो, ओल्ड बैटरी से लेड वापस रिसाइकल करते हैं, सो रिसाइकलिंग, रीयूजिंग एंड रिन्यूइंग, ये बड़ा थीम है। कुछ कुछ छोटी कंपनियां हैं, बट मेरे हिसाब से और बड़ी कंपनियां आएंगी, दैट ऐसा मेरा मानना है। तो ये एक थीम है जिसको मैं स्टॉक स्पेसिफिक बात नहीं करना चाहूँगा, सेबी का बहुत बड़ा वो एक प्रेशर रहता है सब पे कि ना आपकी थीम्स और जो आप इनसाइट दे रहे हैं वो भी काफ़ी काम की है। तो बेसिकली एक डेटा और टेलीकॉम रिलेटेड थीम आपने कही, जिसमें टेलीकॉम कंपनियां हो गई, डेटा सेंटर्स हो गए, डेटा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने वाली कंपनियां हो गई। दूसरा आपकी फार्मा कंपनियां तो ही है, और फार्मा में भी स्पेशली जो इंडियन फार्मा कंपनी जेनरिक्स बनाकर US एक्सपोर्ट करती है, एंड जहाँ पर PLI का इम्प्लीमेंट बेनिफिट भी है, PLA का बेनिफिट, तो अगर फायदा है। तो जो देयर आर नॉट टू मेनी कंपनीज, किसकी तरफ इशारा है क्या नहीं, वो लोगों को रिसर्च करना पड़ेगा। इस पर कोई मतलब ऐसा वो बनाया हुआ वो नहीं है, थोड़ा पकाना पड़ेगा आपको भी। बात है। हाँ। और रिन्यूएबल्स में वेस्ट रिकवरी वाली कंपनियां हुई, या ESG और सस्टेनेबिलिटी से रिलेटेड जो कंपनियां। अच्छा सर, एक चीज़ और, कहीं कोई सावधान रहना, कोई ऐसी चीज़ें हैं जो टच मी नॉट काइंड ऑफ है बाजार में, कि नहीं इनको हाथ मत लगाओ? मैं बताता हूँ, जैसे ये डिफेंस का बड़ा थीम लगा था, क्योंकि एक बहुत सिंपल सी बात गवर्नमेंट ने बताई हमको कि प्राइवेट सेक्टर को कॉन्ट्रैक्ट्स जीतने के लिए बिडिंग करना पड़ता है, लेकिन पब्लिक सेक्टर को नॉमिनेटेड बेसिस में मिलता है। यानी कि अगर गवर्नमेंट चाहे तो सेल को एक ऑर्डर दे सकती है बिना बिडिंग के, कि अपनी कंपनी है। गवर्नमेंट कैन गिव एन ऑर्डर टू BHEL विदाउट बिडिंग।
तो पब्लिक सेक्टर कंपनीज स्पेशली डिफेंस कंपनीज को ऑर्डर का एक मतलब जैसे बौछार उनको विंडफॉल की तरफ मिल गया, लेकिन मार्केट में लॉट ऑफ डिफेंस कंपनीज हैव ऑलरेडी फैक्टर्ड इन कि परफेक्टली एग्जीक्यूट होगा, ग्रोथ कंटिन्यू करेगा और उस वैल्यूएशन में 8 गुना 10 गुना हो चुका है। जैसे शिप बिल्डिंग कंपनीज हैं, डिफेंस कंपनीज हैं। सो उसमें थोड़ा सावधान इसलिए बोलूँगा कि थोड़ा ओवरऑल मेरे को लग रहा है उधर फंड्स, स्पेशलाइज्ड फंड्स हैव बीन क्रिएटेड फॉर दैट, सो पीपल हैव गॉन इनटू दैट। सो वहाँ थोड़ा मेरे को नॉट बबल बट थोड़ा एक्सूबरेंस लग रहा है। सेकंड, ये रेलवे कंपनीज, यहाँ पर जस्ट ऑर्डर्स हैं, वैगन के ऑर्डर्स निकलते हैं, कुछ कंपनियों को मिलेंगी, बट कंपनियों के भाव 8-8, 10-10, 12 गुना बढ़ चुके हैं। उसमें मुझे लगता है कि थोड़ा सावधान रहना चाहिए, बिल्कुल रहना चाहिए। सर, सावधानी की बात नहीं तो एक आखिरी सवाल आपसे सावधानी के लिहाज से, क्योंकि एक रिटेल का पैसा मार्केट में लगातार आ रहा है, SIP आ रही 20,000 करोड़ से, वो अपनी जगह है। दूसरा, ऑप्शंस वगैरह में खटाखट पैसा बनाने की भी सबकी इच्छा रहती है, हालांकि उसको लेकर अब थोड़े रूल्स आ रहे हैं। क्या सलाह देंगे आप रिटेल इन्वेस्टर्स को? आपका 38 साल का एक्सपीरियंस है मार्केट का, इतना लंबा चौड़ा है, तो जरा एक बार समझें। आपने कई सारे बुल रन देखे हैं, कई सारे खराब मार्केट भी देखे हैं। आई थिंक देयर इज नो सच थिंग एज फ्री मनी। एक वेदर सोशल मीडिया बोल लो या अल्टीमेटली पीपल हैव टू टेक देयर ओन डिसीजन। लोगों को लगता है कि बुल मार्केट में कहीं भी मतलब पत्थर मारो तो पैसा बनेगा। ये एक्चुअली इससे मतलब बड़ा नेगेटिव ओरिएंटेशन हो नहीं सकता है, क्योंकि अल्टीमेटली अगर मनी मेकिंग कुड बी डेमोक्रेटाइज्ड, यानी कि अगर सबको एक एडवाइस से सब पैसा बना सकते थे तो कोई गरीब रहेगा नहीं। सही बात है। तो इट इज़ नॉट पॉसिबल। आई थिंक पीपल हैव टू हैव पेशेंस एंड दे हैव टू बी इन द राइट सेक्टर्स व्हिच मीन्स सम रिसर्च। तो एक तो है म्यूचुअल फंड्स में देखिए, अगर आपका पैसा धीरे धीरे बढ़ता है तो एक्चुअली कायदे से धीरे धीरे ही बढ़ना चाहिए, वही सही है, वो सही है। अगर आपने एंड द वर्स्ट थिंग फॉर अ ट्रेडर इज अगर पहले 3 ट्रेड्स उसके सही हो गए तो अपने आप को भगवान समझता है। तो दैट इज द प्रॉब्लम कि F&O इज अ हाईली रिस्की बिजनेस। जो माई फीलिंग इज लॉट साइज आप 20 और 30 लाख की बात कर, मैं तो बोलता हूँ 50 लाख कर दो, सो दैट द पर्सन हु इज गेटिंग इनटू इट इज नॉट द कॉमन पर्सन। अगर 90% प्लस, और ये आंकड़े बताते हैं कि 90% लोग पैसा गंवाते हैं, 7 से 8% आफ्टर ऑल द कॉस्ट ब्रेक इवन, और 2% राकेश झुंझुनवाला बनने की चाह रखते हैं। तो अब आप जानते हो कि ये आई अंडरस्टैंड। तो बिल्कुल इन्वेस्टमेंट करें, लॉन्ग टर्म के लिए करें, रेगुलर तरीके से करें, ये राय है जय कुमार सर की। सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बड़ा मज़ा आया आपसे बात करके और काफ़ी इंसाइट भी मिली हमारे इन्वेस्टर्स के लिए कि डेटा और डेटा से जुड़े सारे टेलीकॉम से रिलेटेड सेक्टर, डेटा सेंटर से रिलेटेड स्टॉक्स वो अच्छा कर सकते हैं। फार्मा में तेज़ी थी है और रहेगी। रिन्यूएबल्स और वेस्ट मैनेजमेंट से जुड़ी हुई कंपनियां भी आपके लिए अच्छा इन्वेस्टमेंट का मौका दे सकती है। जो महंगे शेयर हैं डिफेंस, रेलवे में, वहाँ पर थोड़ा फ्रेश खरीदारी न करें, सावधान रहें। जहाँ बहुत तेज़ी हो चुकी है, यहाँ वैल्यूएशन महंगे। ये राय जय कुमार सर की आती हुई दिख रही। सर, आपसे जल्द मुलाकात फिर से होगी। शुक्रिया, के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। हमारी इस खास पेशकश स्पेशल 25 में आज 25,000 छूने के खास उपलक्ष्य में प्राइम सिक्योरिटीज के ग्रुप सी और MD एन जय कुमार साहब से हमने की मुलाकात। इस खास शो में इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।